नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर कविनालिशा अब लतिका के पास थी, तो वो यहाँ पर लतिका से कहती है, देखो लतिका, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं यहाँ पर आई हूँ, आप इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेंगी। ये हमारा एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब अपनी रानी माँ की ये बात सुनकर लतिका कहती है कि आप अगर मुझसे वादा करें कि आप मुझसे हर रोज़ मिलने के लिए आएंगे तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो अब रानी आलिशा कहती है, नहीं लतिका, मैं रोज़ तो नहीं मिल पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी मिलने की। तो इधर अब यहाँ पर लतिका कहती है कि मामू से मिलने नहीं जाएंगी क्या आप? और ये सुनते ही अब आलिशा इधर अपनी ही एक सोच में चली जाती हैं। अपनी रानी माँ को कुछ सोचता हुआ देखकर अब यहाँ पर लतिका कहती है, क्या हुआ है रानी माँ, आप क्या सोच रही हैं? अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर कविनालिशा कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, बस ऐसे ही। अब यहाँ पर अब फिर आलिशा फिर से कहती है, देखिए अभी आप यहाँ पर रहिए लतिका, हम एक बार बस बड़ी रानी से भी मिल कर आते हैं। वो क्या है ना कि बहुत समय हो गया है हमें भी अपनी रानी माँ से मिले हुए, इसलिए बस हम अभी बड़ी रानी से मिल कर आते हैं। ये कहते हुए ही अब जहाँ कविनालिशा बेड से उठती है तो अब यहाँ पर लतिका कहती है, क्या फिर से यहाँ पर उनसे मिलने के बाद क्या आप मेरे पास आएंगे? तो लतिका की इन बातों को सुनकर यहाँ पर आलिशा को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी बच्ची उसे सच में बहुत ही मिस कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे यहाँ से जल्द जाना भी तो था। इसलिए वो यहाँ पर कहती है, लेट्स सी, पहले मैं एक बार बड़ी रानी माँ से मिल लूँ। और ये कहते हुए अब आलिशा यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर आलिशा बड़ी रानी से मिलने के लिए निकल गई थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर अपने ही रूम की बालकनी में स्वाति मल्होत्रा अभी खड़ी हुई थी। स्वाति मल्होत्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहन सोच विचार में है, क्योंकि उनके जहन में अभी भी जया की ही बातें चल रही थी। वो भी उन्हीं के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर जया उससे क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि जया के जख्म गहरे होने की वजह से जया उसे साफ साफ सब कुछ नहीं बता पाई और उससे पहले ही वो फिर से अपनी निद्रा में चली गई, क्योंकि उसके ऊपर दवाइयों का असर था। और वो यही सोचती है कि दुश्मनों की ऐसी कौन सी चाल है जो जया मुझे बताना चाहती थी, जिसके बारे में वो मुझे पहले से ही आगाह करना चाहती थी, और वो किन लोगों को अनिका के खिलाफ करने वाले हैं। स्वाति इधर यही सब सोचकर अपनी ही सोच में थी, लेकिन काफी सब कुछ सोचने के बाद काफी देर तक वो किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो कौन लोग हैं कि तभी यहाँ पर अब उसके कानों में अब करण गुलेरिया की आवाज आती है। करण जो कि अभी स्वाति को ही आवाज लगा रहे थे, जो कह रहे थे, स्वाति क्या सोच रही हो तुम? हाँ, और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे कितना समय हो गया है, मैं सोता ही रह गया और तुम हो के तुम उठकर भी चली गई। अब मैंने इतनी देर तक मैं सो रहा था, अब कम से कम मुझे एक बार जगा तो देती। इधर करण की शिकायत भरी बातों को सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण वो क्या है कि सबके सामने आने का डिसीजन मेरा सही तो था ना अब यहाँ पर, क्योंकि करण जहाँ एक तरफ उसे शिकायत कर रहे थे तो वहीं उनकी शिकायतों का कोई जवाब ना देते हुए स्वाति मल्होत्रा सीधे ही अब करण से कहती है कि कहीं उसने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया कि वो एकदम से सबके सामने आ गई कि मैं जिंदा हूँ। कहीं इसकी वजह से इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम स्वाति? हाँ, क्या मेरे साथ खुश नहीं हो क्या तुम? मेरा मतलब है कि मेरे साथ तुम्हें कोई दिक्कत तो है, तो प्लीज मुझे बताओ ना स्वाति, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? इवन ये
तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और देखो अब जो समय हम अपनी जवानी में एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाए थे, वो समय अब हम साथ में बिता पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ मुझे बताओ स्वाति, लेकिन ऐसा मत कहो। यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया के थोड़ा सा पास जाती है और अब उनके पास जाकर कहती है, देखो करण, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। मैं किसी और बारे में बात कर रही थी, लेकिन करण, जब मैं दुनिया की नज़रों में मर चुकी थी तो मैं इसलिए अपने दुश्मनों पर नज़र बनाए रहती थी ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। लेकिन अब क्योंकि मैं दुश्मनों के सामने आ गई हूँ तो अब मैं अपनी फैमिली को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं पहले कर पाती थी। सोचो जब भी मुझे कुछ भी पता चलता था तो मैं हर खतरे के सामने छुप कर ही दुश्मनों का सामना करती थी। लेकिन अब देखो, पीछे 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो अब मुझे सच कहूँ तो करण अब ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे अभी दुश्मनों के सामने नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं छिप कर ही अपने दुश्मनों पर नज़र रखती या मैं अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन पर नज़र रखती तो शायद राहुल के साथ ये सब नहीं होता, तो शायद रोहित के साथ वो सब नहीं होता। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो इजली कर पाओगी स्वाति, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम मर चुकी हो, इसलिए तुम वो सब कुछ इजली कर पा रही थी। और उन्हें तुमसे अब कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अब जब उन्हें तुम्हारे जिंदा होने की खबर है तो मेरे ख्याल से अब वो सभी भी अलर्ट हो चुके हैं। भले ही हमने सबके सामने ये कह दिया हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन फिर भी वो इस एक चीज़ को लेकर ज़रूर अलर्ट हैं कि कहीं हम उनके साथ कोई छल तो नहीं कर रहे। करण की इस बात को सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लेकिन करण, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ही ना। अब उसकी इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ है स्वाति, तुम इस तरह से ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? अगर कोई बात हुई है तो प्लीज़ मुझे बताओ। वो क्या, मेरा मतलब है कि क्या वो जया ने तुम्हें कुछ बताया है? क्योंकि इतना तो मैं भी जान गया हूँ जब से जया यहाँ पर आई है, जब से तुमने उसे ट्रीटमेंट दिया है, तब से ही मैं तुम्हारे चेहरे पर एक परेशानी साफ साफ देख पा रहा हूँ। क्या हुआ है स्वाति? जया ने आखिर तुमसे क्या कहा है जो तुम इस तरह से ये सब बातें सोच रही हो? करण की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब करण से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अब उनके रूम की बालकनी में अब स्वाति मल्होत्रा का वो गुरुड़ आ जाता है। अब उस गुरुड़ को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा जब उसके पास जाती है तो वो अब उसके साथ अब आई कांटेक्ट करने लगती है कि वो अब उसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। इधर कुछ ही देर के बाद उसके आई कांटेक्ट करने के बाद उस गुरुड़ से अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या वाकई में तुम सही कह रहे हो? क्या अनिका वहाँ पर है? मेरा मतलब है कि क्या अनिका सच में राजीव गुलेरिया के पैलेस में है? लेकिन बच्चे कहाँ हैं? स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर जब वो अनिका के बारे में कहती है तो वो हाँ में अपनी पलकों को झपकाता है। तो ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा को बच्चों के बारे में चिंता हो रही थी कि अगर अनिका पेरिस में आई है तो बच्चे किसके हवाले हैं, और रोहित कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? देखो, मुझे रोहित की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका आगे का प्लान क्या है, क्योंकि इस बार हम किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं ले सकते। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब वो गुरुड़ हाँ में अपनी पलकों को झपका देता और उसके बाद अब वो यहाँ पर कुछ ही देर में अब फिर से आसमान में होता है, क्योंकि गुरुड़ अब यहाँ पर रोहित के ऊपर अपनी नजरें बनाने के लिए, रोहित के बारे में जानकारी जानने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ पर उस गुरुड़ के जाने के बाद अब स्वाति को जब सब कुछ पता चला तो वो यहाँ पर फिर से अपने रूम में आ जाती है। और वहाँ आने के बाद अभी जैसे ही स्वाति आती है तो अब करण स्वाति से कहते हैं, क्या हुआ है स्वाति? ये गुरुड़ कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया था?
अब यहाँ पर करण की इस बात को सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है वो बस मैंने धनंजय भाई के हालचाल के बारे में जानने के लिए मैंने इसे राजीव के पैलेस में भेजा था, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ है करण, धनंजय भाई अब ठीक हैं। जैसे ही स्वाति ने ये कहा, ये सुनते ही तो अब करण गुलेरिया कहते हैं ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है, ये तो एकदम बेस्ट गुड न्यूज़ है। और ये कहते हुए अब वो यहाँ पर करण गुलेरिया अपने दोस्त के बारे में जानकर इतने खुश होते हैं कि वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को हक कर लेते हैं और अब उन्हें हक करते हुए ही कहते हैं स्वाति सच में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि ये खबर मिलने के बाद मैं कितना खुश हूँ। सच में धनंजय की जो हालत थी उसे सोचकर तो मेरा दिल बिल्कुल दर्द करता जा रहा था, मेरा दिल दुखता जा रहा था। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे दिल में खंजर घुपा दिए हों। अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हो जाता ना स्वाति, तो शायद मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय मैं ही उसके साथ गया था। मैं पूरी जिंदगी इस गिल्ट में रहता। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है करण मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब धनंजय भाई पूरी तरह से ठीक हैं। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ करण, आखिर क्या हुआ, क्या है ये ब्लैक पैलेस और कहाँ पर है ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम और भाई वहाँ पर गए ही क्यों थे, क्योंकि मुझे तो इस ब्लैक पैलेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम मुझे इस ब्लैक पैलेस के बारे में बताओगे? स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा स्वाति, पहले तुम मुझे ये बताओ कि रोहित वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी है जानना कि रोहित वहाँ तक कैसे आया था। इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है करण मैं पेरिस में थी, लेकिन हाँ मुझे जैसे ही रोहित के बारे में पता चला तो मैं बिना वक्त गवाए ही हिमालय रीजन की तरफ चली गई थी। हिमालय रीजन, ये शब्द स्वाति के मुंह से सुनते ही मानो तो अब करण गुलेरिया के एकदम से ही होश उड़ गए थे और वो भी यहाँ पर कहते हैं हिमालय रीजन, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी स्वाति, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है क्या बात है करण, तुम्हें वहाँ के बारे में कोई आइडिया है क्या? क्योंकि जैसे ही मैंने हिमालय रीजन कहा उसके बाद मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से ही चेंज हो गए। क्या जानते हो तुम उस जगह के बारे में? स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं स्वाति तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं एक इंपीरियल ग्रुप का भी मेंबर हूँ, और उसके साथ साथ और उस इंपीरियल ग्रुप का मेंबर होने के साथ साथ मेरे अंडरवर्ल्ड में भी कुछ कनेक्शन है। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती होगी ना स्वाति? करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ करण, ये कौन सी नई बात है, ये सब तो मुझे पता ही है, लेकिन करण मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार हमारे दुश्मन खामोश नहीं बैठेंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर ही रहे होंगे जो कि हमारी सोच से भी परे होगा, जो शायद अब तक हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो स्वाति, साफ साफ कहो, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम इस तरह से बातों को घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है करण वो जया ने मुझे कुछ बताया है। अब जया का जिक्र करते ही ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर करण गुलेरिया को सब कुछ बताने लगती है। इधर जो बातें जया ने उसे बताई, जितनी स्वाति को जया की बातें समझ में आई, वो सारी की सारी बातें स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया को ही बताने लगती है। इधर स्वाति की सारी बातों को सुनने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं उसे अब होश कब तक आएगा स्वाति? मेरा मतलब है कि अगर वो हमें सब कुछ बता देती तो हमारे लिए ये अच्छा होता। हम पहले ही जान जाते कि आखिर वो कौन है जिसे हमारे दुश्मन अब इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्लानिंग कर पाते, ताकि हमारे दुश्मन अब और किसी के साथ भी बुरा ना कर पाएं।
करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपनी ही एक सोच में चली जाती है और वो अब अपने मन में ही सोचती है कि उस ब्लैक पैलेस से कौन सी धुन बाहर आती है जिसे मेरा गुरुड़ भी वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता है। अरे अरे मैंने कितने ही बार अपने गुरुड़ को वहाँ पर जाने के लिए बोला है, लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाता है पता नहीं उस गुरुड़ को भी क्या हो जाता है। वो वहाँ के बारे में मेरे लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर ही नहीं आता। आखिर क्या है उस ब्लैक पैलेस में, मुझे लगता है अब वहाँ जाकर अब खुद ही ये सब देखना होगा। एक तो करण भी मुझे उस ब्लैक पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आखिर उस ब्लैक पैलेस में क्या हो सकता है और वो धुन ऐसी कैसी धुन है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। जहाँ स्वाति इधर ये सब अपने ही सोच में थी, क्योंकि स्वाति अब अपने मन ही मन में प्लान बना रही थी कि अब उसे किसी भी तरह से अब उस ब्लैक पैलेस में जाना ही होगा। तो वहीं इधर दूसरी तरफ इधर ब्लैक पैलेस में इधर अपने ही रूम में देवराज गुलेरिया के हाथ में अब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक स्टिक थी और उनके सामने एक बोर्ड था जिसमें करण गुलेरिया, स्वाति मल्होत्रा, अंजलि मल्होत्रा और राजीव गुलेरिया इन चारों की ही फोटो लगी हुई थी। इधर देवराज गुलेरिया इधर अपनी सोच में थे। वो भी सोच रहे थे कि सिर्फ पेरिस ही नहीं, उसके आसपास के जंगल में भी मैंने स्वाति मल्होत्रा को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे स्वाति मल्होत्रा कहीं भी नहीं मिल रही है। आखिर ये चारों कहाँ मर गए। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर ये चारों छिप सकते हैं, क्योंकि मैं इन चारों में से किसी को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। चाहे जो भी हो जाए मैं इन चारों को नहीं छोड़ूंगा। करण तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उस किंग ने इतने सालों तक मेरे अपने ही घर में कैद रखा था। जिस दिन करण तुम मेरे सामने आए उस दिन मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि जब तुमने मुझे किंग के साथ मिलकर वहाँ पर मुझे कैद किया था, किंग के कहे अनुसार तुमने मेरे ही घर में बंधक मुझे बना कर रखा था, तो उसका तो सारा हिसाब मुझे तुमसे वसूलना है। तुम्हारी मौत तो अब मेरे हाथों से ही होगी और तुम्हारी मौत ऐसी होगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें मौत अपनी मर्जी से दूंगा। और ये कहते हुए ही वो अब अपने एक हाथ से चारों ही स्टिक को अब पकड़कर अब उसे बोर्ड की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही देवराज गुलेरिया अब इन चारों स्टिक को अब इस बोर्ड की तरफ फेंकते हैं तो उनका निशाना अब यहाँ पर इतना स्टिक था कि वो इन चारों की फोटो पर ही जाकर लगता है। अब इस निशाने को देखकर अब देवराज गुलेरिया अब अपने मन में ही फिर से सोचते हैं। ध्यान से सोचो देवराज, कहाँ हो सकते हैं ये चारों। कुछ तो ऐसा है जो मेरी आंखों के सामने से छिपा हुआ है, वरना मैं हर जगह इन चारों को ढूंढ चुका हूँ। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो मैंने इन्हें ना ढूंढा हो। लेकिन ये कहाँ छिपे हो सकते हैं। इतना तो जरूर है ये कि ये चारों जिंदा हैं, लेकिन ये मुझसे कहीं छिप कर बैठे हुए हैं। और ये कहते हुए ही वो अब अपने दिमाग पर और भी ज़्यादा जोर डालने लगता है कि आखिर वो कौन सी जगह हो सकती है। देवराज जब यहाँ पर अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डाल रहा था तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और अब वो कहता है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और मेरे आदमी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उन्हें ढूंढना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गलती मेरे वक्त सर जी ने की थी, कहीं वो गलती मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर जी और उनके आदमियों ने मुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। जब उस किंग ने मुझे मेरे ही घर में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन सर जी और उसके आदमी सिर्फ मेरे ही घर को छोड़कर मुझे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे ही घर में नहीं ढूंढा था। कहीं ऐसी गलती मैं भी तो नहीं कर रहा। इसका मतलब दिए तले अंधेरा। ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया के चेहरे पर एक डेविल सी समाइल आ जाती है, मानो उसे पता चल चुका हो कि वो चारों अब कहाँ छिपे हो सकते हैं। एक तरफ जहाँ पर देवराज गुलेरिया यहाँ पर अपनी प्लानिंग बनाने में लगा हुआ था, तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में भीमेश्वरी गांव में आज रिया को अनंता ने एक चैलेंज दिया था। अनंता ने रिया को कहा था कि उसे बकेट भरकर पानी लाना है और उसे पूरे मंदिर की साफ सफाई भी इसी पानी से करनी है। पहले तो जैसे ही अनंता ने ये काम रिया को दिया तो पहले तो ये काम रिया के लिए बहुत ही टफ था और वो इसे करने से मना भी कर देती है, क्योंकि रिया के लिए इतना पानी लाना ये एक बड़ा ही मुश्किल टास्क था। लेकिन जब वो यहाँ पर अवंती
अवंतिका को देखती है तो उसके ऊपर तो अब रिया की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अब इनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ रिया का काम जैसे ही पूरा होता है तो वो भी यहाँ पर अवंतिका को देखकर कहती हैं, आप सच कहूँ, आप तो खड़ूस बड़ी से भी ज़्यादा खड़ूस हो। पता है आपको, जब मैं अपने उस खड़ूस बड़ी के पैलेस में थी तो वो भी मुझे ऐसे ही काम देते रहते थे। इवन इतना काम देते थे कि मेरे पास मेरे खेलने तक का भी समय नहीं होता था। और आप तो उससे भी खड़ूस हो। अरे आपने मुझसे इतना सारा पानी मंगवाया और मुझसे अकेले से इतनी सारी साफ सफाई करवाई। अब तो सच कहूँ, आपको देखने के बाद तो मुझे अब मेरे वो खड़ूस बड़ी वो भी आपसे अच्छे लग रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे अब मेरे बड़ी की याद आ रही है। मुझे बस अब किसी भी हाल में उनके पास जाना है। मुझे अब आपके पास नहीं रहना। इधर रिया जो कि अवंतिका को ये सब कह रही थी और इधर अवंतिका जो कि बड़े ही ध्यान से रिया को अच्छी तरह से सुन रही थी, क्योंकि वो रिया को अच्छी तरह से जानती थी कि रिया कैसे एक्टिंग करती है। इसलिए उसकी सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, ठीक है रिया, आप अपने बड़ी के पास भी चले जाना। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको उनकी दी हुई पनिशमेंट तो याद है ना कि उन्होंने आपको क्या पनिशमेंट दी थी कि जब तक आपके डैड की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक आप अपने बड़ी के पैलेस में नहीं जा सकती हैं। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर चंचल। अब वो इतना ही कहती है वो क्या कहते हैं। इधर रिया को इस तरह से कंफ्यूज होता हुआ देखकर अब अवंतिका कहती है, चंचलता कहते हैं उसे। अब ये शब्द सुनते ही अब रिया अब अपनी उंगली से अब चुटकी बजाते हुए कहती है, यस यू राइट ब्यूटीफुल लेडी। वैसे मेरा काम अब हो गया है। आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वो अपना सारा काम कर दिया है। आज से पहले मुझे इतना सारा काम बड़ी ने भी नहीं दिया था। इवन जब मैं उनके पास थी तो मुझे उनका दिया हुआ काम सबसे ज़्यादा लगता था। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, अच्छा ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अलेक्जेंडर से कहकर उसके बड़ी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगी कि अब वो आपको ढेर सारे काम दे, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है ना, तो देखना मेरे कहे अनुसार फिर अलेक्जेंडर के बड़ी भी आपको इतना ही काम देंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं पहुंचा ही दूंगी, लेकिन अभी ये बताओ कि तुम्हें भूख लगी है क्या। इधर अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि सच कहें तो रिया को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब यहाँ पर तो वहीं अब रानी अवंतिका अब उससे कहती है, चलो फिर देखते हैं आज दाई माँ ने हम सब के लिए क्या बनाया है। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या। अब रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, आता तो है लेकिन। और अब यहाँ पर ये लेकिन कहते हुए ही अब अवंतिका पूरी तरह से खामोश हो जाती है। इधर अवंतिका को अब अपनी बात को अधूरा छोड़कर खामोश होता हुआ देखकर अब रिया कहती है, क्या हुआ, लेकिन का क्या मतलब है। आप खामोश क्यों हो गई। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए ना। क्या लेकिन इसके आगे बताइए। रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, सालों पहले धनंजय के लिए मैं खाना बनाती थी और उसके बाद स्वाति। और अब फिर से ये कहते हुए ही वो फिर से खामोश हो जाती है। और इधर अब वो अपने मन में अपने ख्यालों में चली जाती है कि कैसे जब किंग और स्वाति ने एक दूसरे पर अटैक किया था और उसके बाद उन्होंने अपना और स्वाति का इलाज करवाया था। और उसके बाद इससे पहले कि यहाँ पर स्वाति को होश आता वो यहाँ पर अधमरी हालत में अधमरी हालत में ही वहाँ से चले गए थे। अब वो यही सब सोचती है कि जब दुश्मनों ने उनके विपरीत चाल चली थी, जब स्वाति और किंग ने एक दूसरे को पर हमला किया था, तो उस समय अवंतिका ही थी जिसने इन दोनों को बचाया था। और इससे पहले कि स्वाति को होश आता उससे पहले ही किंग वहाँ से चले जाते हैं। उनके और उनके आदमियों के जाने के बाद अब यहाँ पर अवंतिका स्वाति के पास जाकर अब उसे ही बड़े ध्यान से देख रही थी। इधर अवंतिका बेहोश स्वाति को देखते हुए अब उसी से कहती है, जो गलती माँ ने की वही गलती
बेटी को करना जरूरी था क्या? क्योंकि एक समय था जब किंग ने मुझे भी आगाह किया था कि मैं उस इंद्रजीत से दूर रहूं। हालांकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन उनके कहने का मीनिंग यही था। लेकिन उस समय मैंने इंद्रजीत की बातों को सुन के मैंने किंग को गलत समझा। जो गलती मैंने की थी, सेम वही गलती तुमने क्यों दोहराई स्वाति? हाँ, तुम्हें किंग के साथ ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हें क्या ये करना जरूरी था बेटा? अब उस दिव्यांशी की बात में आप कैसे आ गई और खुद किंग को ही अपना दुश्मन समझ लिया, और इवन दुश्मन तो समझा, उसके ऊपर ही वार कर दिया। मुझे आपके ऊपर बहुत ही प्राउड होता है, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आ सकती हूँ मेरी बेटी। और स्वाति, तुम्हें अब जल्द से जल्द ठीक होना होगा। तुम्हें अपने लिए नहीं तो अपनी अनिका के लिए तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। वो 3 साल की बच्ची, उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। और ये कहते हुए ही अवंतिका अब यहाँ पर स्वाति के माथे पर अब अपना हाथ फेरने लगती हैं। इधर अब यहाँ पर, क्योंकि अवंतिका अब यहाँ पर अभी अपने ही ख्यालों में थी, वो इन्हीं ख्यालों में सोच ही रही थी कि तभी अब रिया यहाँ पर उसे फिर से कहती है, हे ब्यूटीफुल लेडी, आप फिर से क्या सोचने लग गई? ओफो, आप बड़े लोग पता नहीं बात कुछ को करते हो और फिर अचानक से कहाँ खो जाते हैं। इतना खोते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि मैं किसी से कुछ भी पूछती हूँ तो वो वही ऐसे ही अपने ख्यालों में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही, एनीवे चलो अभी। और ये सुनते ही अब रिया कहती है, आपको पता है डैड कैसे ठीक होंगे? पता है, मुझे मेरे डैड की काफ़ी चिंता होती है। मैं बस जल्द से जल्द मेरे डैड की याददाश्त वापस लाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे डैड मेरे सामने होते हैं तो मेरा उन्हें हग करने का मन करता है। लेकिन ब्यूटीफुल लेडी, पता है मैं उन्हें हग नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है ना, वो मुझे पहचानते नहीं हैं। और मेरी वजह से उन्हें थोड़ा सा भी परेशानी हो या उनके दिमाग पर थोड़ा सा भी असर हो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकती हैं जिससे वो ठीक हो जाएं? रिया की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, आपके डैड ठीक हो जाएंगे रिया। कुछ चीज़ों को ठीक होने में वक्त लगता है, और सच कहूँ तो उन चीज़ों के लिए वक्त के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी तो उन चीज़ों को वक्त के साथ उस एटमॉस्फेयर पर ही छोड़ देना चाहिए। वो क्या है ना कि मैजिक अपने आप ही हो जाता है। कुछ चीज़ों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इंतज़ार होता है किसी एक मैजिक का। और अब यहाँ पर अवंतिका की ये बातें सुनकर अब रिया यहाँ पर ही सोचने लगती है कि आखिर ये ब्यूटीफुल लेडी कहना क्या चाहती हैं। क्या सच में उसके डैड अपने आप ही ठीक हो जाएंगे? इधर रिया से बात करते हुए अवंतिका फिर से कहती है, क्या लगता है आपके भाइयों ने अपने चैलेंज को पूरा किया होगा, जो चैलेंज मैंने आपके भाई अलेक्जेंडर और आर्यन को भी दिया था? अवंतिका की इस बात पर प्रिया कहती है, मेरे दोनों ही भाई अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। एक पल के लिए भले ही मैं अपने काम को छोड़ दूं, लेकिन मेरे दोनों भाई वो आप चाहे उन्हें कितना भी कठिन काम क्यों ना दें, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जहां एक तरफ अवंतिका और रिया एक दूसरे से ही बातें कर रही थी और वो दोनों बातें करते हुए ही यहाँ पर अब उस बूढ़ी अम्मा के पास आ रहे थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ एक पुराने घर में एक शख्स यहाँ पर राजमहल के इस रहस्य की किताब को पढ़ रहा था। वो जैसे ही उस किताब के पन्नों को पलट रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन यहाँ पर साथ के साथ बदलते जा रहे थे। हर पन्ना उसे एक नए राज की तरफ लेकर जा रहा था। क्योंकि आज फाइनली उसे ये मौका मिला था। इस किताब में यहाँ पर राजमहल के अतीत के साथ साथ रानी अवंतिका की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ गहरे राज भी लिखे हुए थे, जिनके बारे में साथ के साथ यहाँ से
पर्दा उठता जा रहा था। एक तरफ जहाँ पर राजमहल का रहस्य किसी के सामने आ रहा था, तो वहीं इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में आलिशा अब यहाँ पर उस सीक्रेट रास्ते से बड़ी रानी के रूम में के पास चली जाती है और वहाँ पर अब वो धीरे से अब उसके रूम में जाकर कहती है, रानी माँ आप कैसी हैं। रानी माँ जो कि यहाँ पर अभी भी अपने कमरे में थी। रानी माँ को यहाँ पर आलिशा के आने का आभास भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रानी माँ के कानों में यह आवाज़ जाती है तो वो जब सामने देखती है तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, क्योंकि जैसे ही आवाज़ उनके कानों में गई तो वो समझ गई थी कि ये आवाज़ तो उनकी आलिशा की है। इसलिए वो जल्दी से पलट कर देखती है तो अपनी बेटी आलिशा को अपने सामने देखकर अब वो कहती है, आलिशा मेरी बच्ची कैसी हैं आप बेटा। और ये कहते हुए वो अब अपने दोनों ही हाथों को अब सामने की तरफ खोल देती है, मानो वो अपनी किसी छोटी सी बेटी को अपनी गोद में आने के लिए कह रही हैं। तो वहीं बड़ी रानी को ऐसे अपने हाथों को खोलता हुआ देखकर आलिशा भी अब दौड़कर जल्दी से उनके पास जाकर अब उन्हें हक कर लेती है। इधर दोनों ही माँ बेटी ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और दोनों की ही आंखें आज इमोशंस के साथ बहुत ही नम थी।